जय हिंद आप सभी को। आज शौर्य स्मृति में हमारे साथ है हवलदार सुनील कुमार, सेना मेडल 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ये शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के लीडिंग स्काउट थे दोनों असॉल्ट में, 0.5140 और 0.4875 पर। आज हमारा सौभाग्य है सर हमारे साथ है, वो अपनी कारगिल वॉर की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर पहले तो आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपने जो हमको इतना समय दिया है। सो जय हिंद सर, धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। तो सर अभी आपकी वर्ष थी, 20 साल की आयु थी सर, आप 21 साल के थे, 20-21 साल के थे जब ये कारगिल वॉर हुआ था। 3 महीने पहले जी आप जी। यूनिट ज्वाइन किए थे। तो कुछ अपने बारे में बताओ सर, आपके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आते हो आप और कैसे आप फौज में भर्ती हुए, और आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग जो थी सोपोर में, जम्मू कश्मीर, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो उसके बारे में कुछ जी बताओ। जी। तो मैं 97 में भर्ती हुआ था फौज में। तो उसके बाद 13 जैक राइफल में गया था मैंने। 99 मार्च में पहुंचा था। 12 मार्च को पहुंचा था। फुल मतलब लोहड़ी का त्योहार था जिस दिन मैं पलटन में पहुंचा था। हाँ हाँ। हम्म। तो उसके बाद सोपुर में कई मतलब वो हुए हमारे इनकाउंटर हुए जिसमें हैदर अली वगैरह मारे गए। तो उसके बाद अ, मई जून मई में मैं शायद छुट्टी आ रहा था घर में। तो सुबह छुट्टी आना था तो रात जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो बोला कारगिल के लिए मार्च करो। तो वहां से कारगिल चले गए। तो सर ये मतलब उसके एक पहले हम एक किस्म से हाँ मतलब। उससे पहले हम बत्रा बत्रा साहब के साथ जहाँ हमारी सोपुर में पलटन थी तो हम बैडमिंटन खेला करते थे साथ में। अच्छा, मैं और बैडमिंटन। बत्रा साहब। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो बैडमिंटन बहुत खेला हमने साथ में सोपुर में। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद कारगिल चले गए तो उसके बाद स्टोरी तो बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमारा ये है, मैं घर से अकेला फौजी हूँ एक। अच्छा। तो सर हाँ मेरे ये भाई जज्बा जो है कहाँ से दोनों आया टीचर आपको? हैं। ये मतलब फौज में जाने जी। का तो जज्बा, फौज में जाने का जज्बा कहाँ से है, जो आपको मतलब घर में कोई नहीं है फौजी? हाँ ये तो जज्बा मेरा पहले से शुरू से ही, क्योंकि फौज की वर्दी और जो उनके काम थे कार्यकाल उनको देख के मेरे को एक जज्बा आ गया कि मुझे फौज में जाना है। अच्छा। हाँ जी। और सर आप आते भी हो वीर भूमि से, हिमाचल ने तो मतलब काफी। हाँ हिमाचल तो है पहले वीरभूमि है। हाँ। हाँ जी। और सर अभी मतलब एक जैसे आप बता रहे थे आप छुट्टी पे जाने वाले थे, और जी छुट्टी और कारगिल जाने का मौका आ गया। अगर आप अभी उस चीज को जी। जी 24 साल बाद देखो, तो सर आपको तो लगेगा कि मतलब ये आपके लिए भगवान की दी हुई अपॉर्चुनिटी है। मतलब भगवान ने आपको ये मौका दिया, क्योंकि मेरे को पता है सर अभी उसके बाद युद्ध हुई नहीं है। और युद्ध एक ऐसी चीज है सर जो मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हो। हम नहीं चाहते हाँ हैं ये कि तो है हम कि नहीं चाहते हमारे कि युद्ध हो, हमारी बट। हाँ सर। जी जी। हम बोलिए नहीं बोलिए। चाहते कि युद्ध हो, बट परंतु ये जो चांस जो मिलता है, मतलब अत्रा सर ने भी अपने इंटरव्यू में बताया हुआ था कि बहुत कम फौजियों को युद्ध लड़ने का चांस मिलता है। वैली में तो ये खैर चांस मिल ही जाता है, बट जो मेन युद्ध होता है वो कम होता है। और मतलब आज अगर आप देखो तो आप खुश नसीब समझोगे खुद को कि आपने इतने बड़े जीत में, भारत की इतनी बड़ी जीत में आपने योगदान दिया हुआ है। तो उस चीज को आप कैसे बोलते हो सर? नहीं ऐसा है कि जो तो मैं भी पहली बार जब सोपर में पहुंचा तो बर्फ तो मैंने पहली बार देखी थी बर्फ। अच्छा। हाँ। इतनी ठंड थी कि पूछो मत। अच्छा। कई बार मैं घबराया भी था उसमें कि बर्फ में कहाँ फंस गया मैं आके। हम्म। बट ये है कि जैसे जैसे फौज ढलती जाती है तो उसमें ढल जाते हैं। तो ये एक तो नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, ये सबके लिए ही था क्योंकि सभी नए नए थे। इतनी बौर तो हुई नहीं थी। तो एक लड़ाई का हमने आनंद भी लिया और दुख भी है, और आनंद भी लिया लड़ाई का भी। आनंद भी लिया और दुख भी था क्योंकि हमारे कई भाई शहीद हो गए, कईयों के घर उजड़ गए। बट एक ये है कि हमारे को चलो एक एक्सपीरियंस मिल गया था ये लड़ाई का शुरू में ही।
ये मेरे को लगता है आपकी मतलब 25 साल की सर्विस रही है देश के लिए। आप हवलदार रैंक पे रिटायर हुए, बट कारगिल का जो टाइम था वो मेरे को लगता है आपका जो वो 1 महीना कटा, 1 डेढ़ महीना जो युद्ध भूमि में कटा, वो सबसे यादगार पल रहेंगे आपके, पूरा जो कारगिल वॉर में हुआ था। तो सर अभी हम हाँ, वापस जाते हैं। कारगिल के बाद, जी जी, कारगिल बार का तो रहेगा, पर उसके बाद भी हमारे कई ऐसे एक्सीडेंट हैं जो हमने मतलब अपनी जान को दांव पे लगा के किए हैं। हम्म, जैसे नागालैंड में हुआ। नागालैंड के बहुत किस्से हैं हमारे, ऐसे मतलब बहुत ऑपरेशन किए हैं हमने हम्म। अपनी लाइन में। तो सर अभी हम जाते हैं कारगिल 99 में, जो जून जुलाई का महीना था। आपकी यूनिट को मई के आखिर में ऑर्डर मिल गए थे कि आपको जाना है, और जी आपकी जी सर सैलरी आपके जेब में थी, आपकी पहली जी। सैलरी। तो उसके बारे में बताओ सर, यूनिट कैसे पहुंची कारगिल, और क्या क्या हुआ, कैसे मतलब आपकी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कह सकते हैं, जो गोलाबारी की या जो मशीन गन की ऊपर से जो फायर आ रहा था आप पे, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस, और कुछ माहौल क्या था सर यूनिट का, उसके बारे में आप अगर बता सकते हो तो। जी, जैसे हम अपने गुमरी में पहुंचे तो हमारे को 7 दिन का क्लाइमेटेशन करना था, मतलब ऑक्सीजन मतलब हिसाब से जो इलाका था, हम्म, वो 7 दिन का हमने क्लाइमेटेशन किया। तो उसके बाद हमारे को टोलोलिंग पे जाना था टू राजा राइफल की बदली करने के लिए। तो जैसे हम रात को मतलब जाने वाले थे, अपना जो पैक लंच जो लेना था वो ले लिया, और जो मेरी पेमेंट थी वो मेरी जेब में थी, सैलरी। तो जैसे ही हम टोल लिंक के लिए चढ़ना शुरू किए, तो इन पाकिस्तान की वो आर्टी सेलिंग आ गई। तो हमने एक वहां पे एक नहर थी, ऐसे नहर है, शायद आपने देखी होगी वो। हाँ। वहां पे पोजीशन ले ली, तो मैं अकेला बैठ गया वहां पे। सभी अपने अपनी जगह बैठ गए। बैठ गए तो पूरी रात बीतते जाए, मतलब ऐसे सुन हो गए थे, हाथ पांव पूरे सुन्न थे हमारे। और वहां पे मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मैं कहाँ फंस गया और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठंड गई, इतनी ठंड थी। और फिर अचानक जैसे थोड़ा हिला जुला, तो मेरी पिछली पॉकेट पे सैलरी थी। मैं बोला, यार ये पैसा है तो है सैलरी, अगर मेरे को कुछ हो गया तो सैलरी कहाँ जाएगी। फिर दिमाग में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद एक हमारा हवल अपने कौन है, बत्रा साहब आए थे। वो पता नहीं कहाँ से चल के आए। बोला, यार क्या हो गया, तो क्यों उदास क्यों है इतना। मैं बोला, साहब ऐसी ऐसी बात है। बोला, कुछ नहीं होता, डट के बैठा रहा। बोला, कुछ नहीं होता। फिर जैसे उनकी गोलाबारी बंद हुई, तो हम फिर चलना शुरू कर दिए। फिर थोड़ा शरीर में गर्माहट आ गई। तो उसके बाद हम टोलोलिंग में चले गए। टोलोलिंग में गए, राज राइफल की बदली कि वहां हमें भूख लग रही थी, तो टू राज राइफल की वो सैंड बैग में पूरियां भरी हुई थी। तो पूरियां हमने आधी अपनी जेबों में डाल ली, कहीं डाल ली, मतलब खाना तो था ही था। तो उसके बाद हम टोलोलिंग पहुंच गए, और राज राइफल बदली हो गई। उसके बाद अल्फा और इसने चार्ली ने अटैक किए, रॉकिन और हब जो भी थे। और उनको अम्यूनिशन देने के लिए हम गए थे एक दिन, रात को गए 8 बजे। अम्यूनिशन दिया उनको। तो जो रॉकी नॉब से नीचे ऐसे उतर के 514 मतलब इस पे चढ़ना पड़ता था हमारे को। हम्प और रॉकी नॉब के बीच 514 तो पीछे थी। तो वहां पे उनका टिप मतलब जहां हम डाउन होते थे, वहां उनकी जो एक साथ में सामने पोस्ट था उनका, वहां से फायर बहुत करते थे। तो हम पूरी मतलब दिन रात वहां, पूरा रात और दिन फंसे रहे वहां पे। और भूख इतनी लग रही थी, पूछो मत। फिर अल्फा कंपनी का एक लड़का आया था हमारे को, एक एक चपाती लेके आया था वो, मतलब छोटी सी, 8-10 लड़के थे हम, और वो एक चपाती लेके आया था। तो उसने वो एक एक टुकड़ा हमारे सबको दिया कि खा लो, थोड़ा थोड़ा शांत मिल जाएगी पेट के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने की नाव पर वो सारे ले लिए।
फिर आ गई डेल्टा कंपनी की बारी 5140 को लेने की। तो डेट तो याद नहीं है एक्चुअली, मेरे को डेट याद नहीं है, आप मेंशन कर लेना जो भी है। रात को 8 बजे हमारी एक मतलब वो बनी, सेक्शन बनी हमारी। तो सभी बोल रहे थे कि हमारी 11 प्लेटून थी कि 11 प्लेटून को तोड़ देते हैं। पर हमने बोला नहीं, 11 प्लेटून नहीं टूटेगी, अगर हमने आगे चलना है तो 11 प्लेटून नहीं टूटेगी। तो उन्होंने क्या किया कि 12 प्लेटून तोड़ दी और हमें गाड़ी लगा दिया, हमारी सीनियर हो गई। तो उसमें मैं और मेहर सिंह और बाकी जितने भी हवलदार थे हमारे, और बत्रा साहब ने भी हमारे को दे दिया कि जाना तो जाना है। अभी जाना कहाँ से थे, रास्ता हमें नहीं मालूम। और मेरे को दे दी थी बुलेट प्रूफ लोहे वाली, वो 7 किलो आगे और 7 किलो पीछे। और वहां ऐसे खाली नहीं चला जाता, तो 14 किलो का वजन उठा के कौन चले। आगे चलते गए बर्फ आई, वो मैंने बुलेट प्रूफ उतारी और पूरी बर्फ में डाल दी। थोड़ा शरीर हल्का हुआ, मैंने चलने के लिए तो ठीक हो जाएगा। फिर जैसे वो हम चलते और बीच में एक नाला आता था, नाला, उस नाले में इंटरसेप्ट हुआ इनका, पाकिस्तानियों का, बत्रा साहब के साथ। तो उन्होंने बोला शेरशाह तू ऊपर तो आजा, पर जाएगा नहीं जिंदा। बत्रा साहब ने उनको गाड़ी दे दी, मतलब एक उस लिहाजे में, फौजी लिहाजे में। बोला मिलता हूँ सुबह, मिलता हूँ आपको ऊपर ही। फिर चलते गए जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो उनका आर्टिफार उस टाइम ज्यादा हो गया, जैसे नाला क्रॉस किया उसके बाद उनका आर्टिफार ज्यादा हो गया। आर्टिफार होने के बाद थोड़ा देर हम वहां पे हाल्ट हुए। फिर उनका आर्टिफायर थोड़ा कम हुआ, फिर हम सभी चले। फिर एक थोड़ा सा ऐसे मतलब नीचे डाउन, और उस डाउन को चढ़ने के बाद ऊपर था ऐसे, हम्म। वहां पे हम तीन तो चढ़ गए। और वहां पे उनका आर्टिफायर फिर शुरू हुआ, और उनके जो मतलब पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। तो जो हमारी कंपनी थी वो थोड़े पीछे रह गई थी, और हम तीन ऊपर आ गए थे, मैं, बत्रा साहब और मेरे साहब। अभी टाइम इतना कम था कि सुबह भी होने वाली थी। हम्म। अभी पीछे देखा हमने मुड़ के, तो कोई नहीं था। फिर बत्रा साहब ने बोला यार अपने जो पीछे हटे तो मर जाएंगे। मेरा साहब बोला, हमने बोला साहब ये तो बात ठीक है, अभी आगे तो मर, आगे जाएंगे तो मर जाएंगे, तो है तो पीछे तो हटने का मतलब ही नहीं है। फिर थोड़ा हम 50 मीटर ऊपर चढ़े। फिर उनका पोस्ट जहाँ वो फायर कर रहे थे, वो जो उनका नया MMG लगाई थी, वो फ्लैश होल्डर उनका नजर आ रहा था हमारे को। मैंने साहब पोस्ट, हमने बोला साहब पोस्ट नजदीक है, अभी चलते हैं। तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमने ग्रेनेड, एक ग्रेनेड मैंने बत्रा साहब को, मेरे पास 2 ग्रेनेड थे, और 2 ग्रेनेड शायद मेर सिंह के पास थे। बत्रा साहब ने बोला यार ग्रेनेड दे दे मेरे को। मैंने एक ग्रेनेड उनको दे दिया, मैंने ले लो। और मैं मतलब फायर सपोर्ट देने लगा उनको दोनों को। फायर सपोर्ट देने के बाद उन्होंने क्या किया, ग्रेनेड थ्रो किया, और उसके बाद मैं भी उनके साथ में मिल गया। तो उस बंकर में जो ग्रेनेड, दो तीन बंदे थे वो ग्रेनेड से तो पहले मर गए थे। उसके बाद जो उनका लिविंग एरिया था उसके ऊपर, उसमें से कुछ बंदे भाग रहे थे, वो भाग गए थे। और जो 5140 को OP पोस्ट था सबसे ऊपर। हम्म। और वहां दूसरी तरफ से ब्रेवो कंपनी भी आ रही थी, वो अपना एरिया कवर करके आ रही थी। 5140 पर पहुंचने के बाद, जो जहां उनका लिविंग एरिया था, वहां पे पहुंचने के बाद हम दोनों कंपनी ने लिंक कर लिया। अभी जो OP पोस्ट था वो काफी हाइट में था, मतलब 50-60 मीटर और ऊपर था। तो सभी थके हुए थे, जाने की हिम्मत किसकी नहीं थी। तो बाद में आया, हमारे पीछे हवलदार मोहन मान आया था, जो RL लेके आ रहा था। उसकी टांग में लगी थी शायद पत्थर की या किसकी, सिलेंडर नहीं लगा, पत्थर की किसकी।
फिर मैंने उसका RL ले दी, मैंने बोला जी दे दो मेरे को। फिर स्कीम बन रही थी कि ऊपर OP पोस्ट पे कौन जाएगा। मैंने बत्रा साहब को बोला, साहब RL भरा हुआ है, इसको मार दो ऊपर। बोला ठीक है मार दे। मैंने भी सीधा RL सीधा किया से मतलब पोस्ट की तरफ, और RL फायर कर दिया, और वो हिट हो गया। उसके बाद ऊपर गए तो जो उनका RTOP था वो, उसने मतलब पत्थर को छेद करके रोप उड़ाया था नीचे उतरने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो उसने देख लिया होना कि RL मार रहे हैं, तो वो पहले ही निकल नीचे गया को। था। उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो था भी दिख रहे थे, भाग रहे थे, फायर किया बट वो भाग गए थे। हाँ 5140 की ये इतिहास है। तो सर ये 5140 पूरे द्रास सेक्टर की सबसे सबसे हाइट हाँ वाली मैं चोटी है। सबसे ज्यादा हाइट पे वही थी 5140। तो सर इसमें जैसे अभी ये वो अंधेरी रात थी सर टोटल, तो आप रास्ता मतलब दुश्मन का जो दुश्मन की तरफ कैसे आप मतलब अप्रोच कैसे कर रहे थे सर, बिकॉज रात्रि में मतलब दिखना तो। हाँ हाँ हाँ, वो जो उनका जो फायर कर रहे थे ना, वो MMG फायर कर रही थी उनका, हम्म। उसका जो फ्लैश बजता है ना, फ्लैश, हाँ हाँ। उसको देख के मतलब आइडिया लगा के कि फ्लैश यहाँ से बज रहा है तो हमने जाना है उधर ही है। हाँ तो उस जो उनका रैप मतलब MMG का जो फ्लैश बज रहा था ना बाहर बाहर, हम्म। उस फ्लैश को देख के हम जा रहे थे। अच्छा। और सर एक और ये पूछना है सर, मतलब उधर जो पीक पे पाकिस्तानी थे वो मतलब जैसे आपने बताया कि रस्सा बांध के वो मतलब उनका वो ही था कि मतलब वो जैसे भारतीय सेना नजदीक पहुंचेगी उनका भागने का ही इरादा था उधर से मतलब। हाँ पाकिस्तानी फौज लड़ नहीं सकती ना इतनी, वो भागने के चक्कर में आती है। सिर्फ ये है कि उनका धोखे से कब्जा कर लिया हम्म। तो कर लिया, ऐसे लड़ नहीं सकती वो इतना, वो नहीं है। अच्छा। और बस सर ये लड़ने वाले में गुर्दा चाहिए बस, दम। सर आरएल का आपने बताया ट्रेनिंग में आपने आरएल फायर की नहीं, नहीं कारगिल में कभी नहीं किया मैंने, वो फर्स्ट टाइम किया था मैंने। फर्स्ट और लास्ट टाइम भी शायद, बिकॉज हाँ उसके। फर्स्ट टाइम वही किया था और लास्ट भी वही था मेरा। हम्म। और सर फीलिंग कैसी थी सर, मतलब 3 महीने की आपकी सर्विस थी, मतलब जब जीत हो गई, जब ये दिल मांगे मोर बोला था बत्रा साहब ने सेट पे सुबह 4:30 बजे, तो आपके अंदर हाँ फीलिंग क्या थी सर, मतलब क्या क्या ख्याल नहीं चल ये रहे थे। एक तो अपनी खुशी थी कि हमारा मतलब ये पहला ऑपरेशन था जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी हमारी, हमारी कंपनी की। हम्म। तो एक उस लड़ाई को लड़ने के बाद तो हमारे अंदर इतना विश्वास आ गया था कि अभी चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। बट अब एक बाद में कहीं एक्सीडेंट हुए मेरे साथ। जैसे हम टोलोलिंग में पहुंचे थे, हम्म। जहाँ राजा रफल की बदली की, तो हम मतलब एक ऐसे संगड़ बनाए थे, हमने पत्थर के बना लिए थे रात को रहने के लिए अपने लिए। हम्म। तो सुबह के टाइम तकरीबन 8 बजे हम ब्रेकफास्ट मतलब ऐसे, वो जो वो कैंपो राशन होता है हाँ 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 हाँ। उसको बना रहे थे, और मैं और मीर सिंह ऐसे बैठे थे साथ में ही उसी बंकर में, और मैं और मीर सिंह हम्म। इकट्ठे रहते थे। तो उसको बनाया हमने, खाने जैसे मैंने पहला निवाला अभी ऐसे उठाया ही था, हम्म। तो एक स्प्लेंडर आया मेरे ऊपर और यहाँ पे गिर गया। हम्म। हम्म। बट किस्मत ये रही कि पहले तो मैंने वो रेन कोट पहना था जो हैवी हम्म। वाले नहीं होते, तो हम्म। जिसमें रुई राई वगैरह होती है। तो एक तो स्प्लेंडर ठंड गया था, ठंडा हो चुका था, कोल्ड कोल्ड। तो उससे मेरे को इंजरी ने ऐसे पड़ा मेरे ऊपर, मैं सभी कंपनी देखी, मैंने ये क्या हो गया क्या हो गया, मतलब आवाज तो काफी आई उसकी। और मैं भी देखा, मैं ला ये तो गया बाजू। वो ऐसे रहा मैं 5 सेकंड, खाना अंदर गया नहीं हो, मैं लग गया बाजू। बट थोड़ा हिलाया तो मैं लगा नहीं बच गया। और उसके बाद जैसे हमने 5140 कैप्चर कर ली थी, हम दोबारा नीचे आए थे अपना सामान लेने के लिए, मतलब स्लीपिंग बैग वगैरह लेने के लिए। तो मैं और बिनी बिनी बिनी, आप जानते हो ना बिनी कमल। हम्म। तो
तो जैसे 5140 को नाला नहीं था, नाला, हम्म। उस नाले से हमने सीधा हिट करना था ऊपर को। पहले तो हम घूम के गए थे, हमने फिर सीधा हिट करना था, वहां से नजदीक था। तो वहां पे एक बीच में बर्फ का इतना, मतलब बर्फ पड़ी हुई थी बड़ी। तो बिन्नी आगे था और मैं पीछे, अपना सामान उठा के, और उधर से आरटी का गोला आया सीधा, और उस बर्फ में मैं भी वहां बैठ गया और बिन्नी भी आगे बैठ गया। मैंने अभी फटा, अभी फटा, अभी फटा, पर वो भगवान की कृपा रही, वो फटा ही नहीं। काफी बार बच गया मतलब सर। हाँ, काफी बार बचा हूं मैं तो, कारगिल में बहुत बार बचा हूं। सर अभी चलते हैं सर दूसरे वाला ऑपरेशन, जो यूनिट आपकी यूनिट ने किया था 0.4875, जो जी ऑपरेशन जी। विजय का सबसे मतलब खतरनाक ऑपरेशन माना जाता है, 0.4875 हाँ की लड़ाई। अ, उसके बारे में बताओ सर, आपकी डेल्टा कंपनी कैसे आई थी उसमें, और क्या क्या हुआ था उधर। हाँ, तो पहले तो ये संजय, जो परमवीर चक्र अपना संजय जी है, हम्म उनकी कंपनी गई थी, उन्होंने जो पोस्ट था वो ले लिया था। बट हाँ, उन्होंने पोस्ट ले लिया था। फिर उसके बाद हमारी डेल्टा कंपनी और चार्ली कंपनी के कुछ नुमाइंदे वहां पे गए थे, जहाँ पे इनका साहब बैठे थे। हम्म हम्म तो हमारी कंपनी के 10 जवान गए थे पहले, और वहां पे रात को बत्रा साहब और उनके साथ 10 जवान गए थे। और जो दिन की लड़ाई के बारे में बात है, वो दूसरी बात यह है कि 4875 में जो ग्रेनेड फटा था, वो सुबह के टाइम फटा था। और उसमें से बत्रा साहब ने, नगप्पा साहब और ये जसपाल और एक और था कोई, जैसे ग्रेनेड फटा था, तो नगप्पा साहब और जसपाल को बत्रा साहब ने बाहर निकाला था। और जैसे उनको बाहर निकाला, तो जो हमारा 4875 के सामने वाला पोस्ट था, जो टॉप पे था पाकिस्तान का, वहां से 3 बंदे उस पोस्ट को लेने के लिए आ रहे थे जब ग्रेनेड फेंका था। हम्म हम्म वो बत्रा साहब ने देख लिए थे वो। तो बत्रा साहब ने पोस्ट से निकल के ऊपर जाके उन तीनों को ब्रस्ट मारा था। और बत्रा साहब को एक गोली लग गई थी चेस्ट पे। गोली लगने के बाद वो बैठ गए थे। बैठने के बाद उनको ग्रेनेड फेंका गया है, जो अपनी तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड से एक पोस्ट था, वहां से उन्होंने ग्रेनेड फेंका था। हम्म, हम्म। तो बत्रा साहब वहां पे शहीद हो गए थे। और जो सामने वाला पोस्ट था, वो बत्रा साहब ने क्लियर कर दिया था। बचे थे 2 पोस्ट, राइट और लेफ्ट वाले। हम्म, हम्म। तो उसको जैसे बत्रा साहब शहीद हुए, उनको फिर आटी फार फूर लिया उनकी बॉडी को और कब्र किया। उसके बाद अपना बोरा साहब आए थे दिन को 10-11 बजे, मतलब इतने टाइम पे आए थे। फिर वो प्लानिंग बनी कि अटैक करना है तो दिन को करना है। पहले हमारा आरटीओपी कोई और था, उसके बाद आरटीओपी बदल दिया गया था हमारा। हम्म, तो फौजदार साहब आए थे शायद। हम्म। उसके बाद उन्होंने आरटी फाड़ लिया दिन को। हाँ, 2, 2 2 2 हाँ, 2 2:30 बजे के बीच मतलब 1 या 2 के बीच में फाड़ लिया उन्होंने, आरटी फाड़। हम्म, उसके बाद जो हमारा एक पत्थर का संगठ था, जहाँ पे राइफल निकाल के उन्होंने फायर करते थे वो हमारे ऊपर, हम्म। उस पे आरएल का फायर किया था अपने हवलदार उपेंद्र सिंह। तो फायर किया था, वो हिट तो हो गया था, पर बंदा इंजर्ड नहीं हुआ था, वो हिट हो गया था।
उसके बाद हमारी एक मतलब दो सेक्शन बनी कि एक राइट से जाएगी जो नीचे नाला था, वहां से चार्ली कंपनी गई, और डेल्टा कंपनी जहाँ मैं, कृष्ण, संजीव और ये अपना भट्ट साहब भी भट्ट साहब, हाँ, भट्ट फौजदार साहब, ये आरटीओपी थे, ये और एक दो और थे। हम गए थे सीधे पोस्ट से। तो पूरा वो अटैक करने के बाद, पूरा छानबीन करने के बाद, जो उनका सामने वाला पोस्ट तो खाली था। दिन को 2:30 बजे खाना बना के खा रहे थे। सिर्फ जो लेफ्ट वाले वो था पोस्ट, उस पे बंदा था एक, वो आर्ट आर्टी फायर से मतलब खत्म हो गया था। वो ऐसे पड़ा था उधर, छलनी छलनी होके। पर जो उनका जो लिविंग लिविंग एरिया था जहाँ पे वो खाना खुना बना रहे थे, उनमें काफी बंदे थे। तो हलवा हलवा और दाल चावल सब कुछ बनाया था उन्होंने, वो खा रहे थे। फिर जैसे हम उसको क्लियर करने के बाद क्लियर किया, तो उसके आगे जाके हमारे को एक पाकिस्तान का लड़का मिल गया, जो उसकी टांग में लगी हुई थी, राइफल थी उसके पास। पर उसके ऊपर फायर फूर करके हमने उसको पूरा आउट कर दिया, मतलब क्या करना, पकड़ के मान खत्म कर दिया। तो है 4875 की कहानी। सर इसके बाद आपने एक ऐसा काम किया था जिसकी सारी दुनिया ने सराहना की थी, मतलब पाकिस्तानी के उधर ही उनकी जो बॉडीज को आपने बरी किया था, दफनाया था उधर ही पीक पे। मतलब ये काफी मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडियन आर्मी का जो नाम है वो मतलब ये हो गया था कि आर्मी लड़ती भी है और इज्जत भी देती है दूसरे सैनिकों को। तो उसके बारे में बताओ सर, क्योंकि आपकी कंपनी ही थी उधर ऊपर टॉप पे जब ये हुआ हाँ, था। वो हमने ही दफनाए थे, जो 4875 पे की बात है ये। हम्म। तो बेचारे सभी वो मतलब हमने क्या मतलब, जो हमारे कमांडर थे उन्होंने बोला यार सब भी सैनिक हैं, हम्म। तो इनकी इज्जत करना भी हमारा फर्ज है। हम्म। हम्म। ये भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। तो जोशी साहब ने बोला यार इनको मतलब ऑर्डर दिया होगा उन्होंने, फिर इनको इकट्ठा मतलब जो इनकी डेड बॉडी है इनको इकट्ठा करो और इनको हम दफनाएंगे। और इनको पूरा राजकीय सम्मान से जो इनकी वो है उससे मतलब उस तरफ से दफनाएंगे। फिर उसके लिए उनको एक मौलवी बुलाया गया नीचे से, फिर हम्म। उनको इकट्ठा किया गया उनके लिए। फिर मतलब खोदी गई, उसमें पूरे दफनाए गए, उनकी पूरी नमाज मतलब जैसे एक सैनिक को दफनाया जाता मतलब दिया जाता है, पूरा उनको सम्मान दिया गया, उनको दफनाया गया। तो एक हमारी पलटन की भी बहुत अच्छी पहल थी जी, कि सबको हमने सम्मान दिया, क्योंकि सैनिक थे वो भी। हम्म। सर इसमें मतलब जो आपके सीओ थे उस टाइम, वाई लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, उनको चाणक्य कहा जाता था सर, मतलब उनका कोड नेम चाणक्य था। तो उनके जी बारे जी। में अगर आप कुछ बता सकते हैं सर, क्या किस प्रकार की उन्होंने आपको लीडरशिप दी थी और कैसे उन्होंने प्लान्स बनाए थे। नहीं, प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी। देखो अब ये कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जाती। अगर हमने पहले जब हम इसमें जा रहे थे 4875 पे, जब हम 487 नहीं 5140 पे, तो हमने एक नाले से होके गुजरना था। बट जोशी साहब की प्लानिंग देखो, उसने मना कर दिया कि ये इस नाले से मत जाओ, इस नाले से जाओ, रूट चेंज कर लो। और पाकिस्तानी ने उस नाले पे इतना फायर किया ना आरटी का, अगर हम उस नाले से जाते तो पूरी मतलब हमारी पलटनी खत्म हो जानी। बट वो दिमाग से चढ़ा के इसलिए नहीं बोलते उनको इसलिए उन्होंने प्लानिंग चेंज कर दी, बोले नाले से नहीं जाएंगे, आप सीधा पहाड़ी चढ़ जाओ। तो मतलब उनके एक डिसीजन ने काफी लोगों की जान बचाई, उनके इस डिसीजन हाँ ने। था। जी हम्म। जी जी। और सर क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए जिनका हमें विश्वास नहीं आया कि नहीं ऐसा हो सकता है। हम्म। और सर इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी 13 जैकरिफ एक ऐसी यूनिट है जिसकी कैजुअलिटी काफी कम थी, मतलब 16 कैजुअलिटी थी टोटल। टोटल वो एक तो है डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर अधाव की मेहर, और एक जवानों का जज्बा, और एक सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी की जो प्लानिंग थी वो।
सर अभी आते हैं आपके कमांडर कैप्टन बत्रा, उनके साथ आपने जो 3-4 महीने गुजारे मार्च से जुलाई तक, जो काफी इकट्ठे ऑपरेशंस किए कारगिल में, दोनों दो जो बड़ी बड़ी बैटल्स थी आप उनके साथ में ही थे, उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहोगे। और सर जो 4875 का जो उनको जो असॉल्ट जो हुआ, उन्होंने जो किया, उसने एक तरह से उस युद्ध का पूरा काया पलट दी, उस 4875 की युद्ध की। तो उनके बारे में कुछ बताओ सर। 487 की बताऊं या उनके पूरे नहीं, काल उनके की बात उनके करूं? उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनके मतलब किस प्रकार के इंसान थे वो। वंडरफुल। बट वो ऐसे थे कि सिपाहियों से मिलके रहते थे। सिपाही जो हम जैसे होते हैं ना, सिपाही, हम्म। उनसे मिलके रहते थे वो। मतलब उनके हर दुख सुख में वो साथ देते थे। हम्म। हम्म। और रही लड़ाई की बात, तो लड़ाई में भी वो मतलब एक ऐसे रहते थे जैसे भाई की तरह नहीं होते, हम भाई की हम्म। तरह रहते थे, भाइयों की तरह। तो उनके जाने का तो हमें बहुत दुख है और अफसोस। हम्म। वैसा अवसर हमें इंडियन आर्मी में थोड़ा कम ही मिलेगा। हम्म। सर आपने तो लास्ट उनको देखा था, लास्ट जब वो ऊपर गए लास्ट, मेरे को मतलब फिर बाद में आपको बस खबर मिली कि उनकी मतलब जब फायरिंग बंद हो गई तब आपको आइडिया लगा कि मतलब इनकी शहादत हो गई ऊपर टॉप पे। जी जी। तो वो मंजर मतलब मेरे को लगता है आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो। नहीं, बहुत रोए हम उस दिन, बहुत रोए हम। और आपने तो ये भी बताया सर, अगर वो नहीं जाते तो 20-25 हमारे चले जाते उस दिन। हाँ, अगर वो नहीं जाते तो मुश्किल था फिर। लड़ाई फिर और ज्यादा मतलब लंबी चल जाती। वो भी आपके हिमाचल के सर, हिमाचल में कुछ अलग ही बात है मतलब। कैप्टन सौरभ कालिया उधर से आते हैं, मेजर सुधीर वालिया उधर से आते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजीव जामवाल जो आपके ब्रेवो कंपनी कमांडर, वो उधर से आते हैं। और कोई भी लड़ाई सब उधर, सब हिमाचल। और कोई नहीं भी नहीं, लड़ाई ऐसा है कि हाँ जी। 47 से लेके 99 तक, भारत की कोई भी युद्ध देख लो, उसमें कुछ ना कुछ डोगरास का या जैक्रिफ का कुछ योगदान रहा है हर एक युद्ध में। तो वो क्या है सर, पहाड़ों में क्या है कि मतलब आप लोग उत्तराखंड हिमाचल जो पहाड़ों से आते हो आप लोग, वो क्या है मतलब आपको जो अलग बनाती है आप लोगों को। ये देवभूमि, देवभूमि, ये सब भगवान के आशीर्वाद। और सर अभी आप मतलब अभी रिटायरमेंट, मेरे को लगता है 1 साल हुआ आपके रिटायरमेंट को अभी। तो कैसे आप अभी डेढ़ अ, साल हो 1.5 साल हो गया मुझे, 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल, तो कैसे सर आपके लिए तो ये नया होगा, बिकॉज पूरी जिंदगी आपने फौज को दे दी। तो इससे आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो अभी रिटायरमेंट लाइफ को, कैसे जी रहे हो आप। मजे नंद है, मजे ले रहे हैं गुरु जी। नंद कोई टेंशन नहीं है, अभी तो फ्री है। अच्छा अच्छा। पहले फौज में होता था, यहाँ जाना, यहाँ लड़ो, यहाँ जाओ, यहाँ करना, वो करना। हम्म। अभी घर में कोई नहीं बोलता क्या करना क्या नहीं करना। हम्म। बट एक है, फौज में अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ थी एक। हम्म। 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 सुबह उठो, पीटी करो, हम्म। अपना काम करो, परेड करो, ट्रेनिंग करो। घर में वो नहीं है, अभी घर में आराम से मतलब घर में भी उठ जाते हैं जल्दी फिर। सर आप तो अभी भी एकदम फिट हो सर, मतलब आपके दूसरे जो शौक के बारे में बताओ। आप काफी गेम्स में भी काफी आगे थे, जब यूनिट में भी थे तो बास्केटबॉल में और हैंडबॉल वगैरह में आप काफी आगे थे, उसके बारे में कुछ बताओ सर। गेम में जैसे लड़ाई खत्म हुई तो लखनऊ में गई थी हमारी पलटन पहले। हम्म। तो वहां से मैंने गेम स्टार्ट की थी अपनी बास्केटबॉल पहले। अच्छा। हम्म। तो वहां पे अपने जो सीनियर प्लेयर थे मतलब हमारे में फुर्ती काफी थी, दौड़ने वाले मेरे को पलटन में घोड़ा बोलते थे दौड़ने के लिए। अच्छा। हम्म। तो फुर्ती थी हमारे शरीर में, तो गेम पहले हमने बास्केटबॉल शुरू की। तो फिर जैसे इंटर कंपनी हुए, इंटर बटालियन होते हैं, इंटर ब्रिगेड के होते हैं, डिप के होते हैं, तो उसमें चलते गए चलते गए। हम्म। फिर आईएनएस एनआईएस कर लिए हमने स्पोर्ट्स की। उसके बाद मतलब पलटन में चलते रहता है स्पोर्ट्स। एक बार स्पोर्ट्स आदमी खेलता है तो वो एक से दूसरी गेम में डाल देते हैं उनको।
तो पलटन में मैं सारी गेमें की है, सिर्फ बॉक्सिंग को छोड़ के। अच्छा अच्छा। तो सर ये मेरे को पूछना है सर, आप जब युद्ध में जाते हो तो अभी हम बोलते हैं एक होता है देशभक्ति, बट जो हम जो बोलते हैं नाम नमक और निशान, ये कितना जब मायने रखता है सर? आप जब युद्ध में जा रहे हो, समझो अभी जैसे 5140 का अटैक है या 48875 का अटैक है, जब डेल्टा को कोई टास्क मिला है या 13 जैक को कोई टास्क मिला है, तो जो नाम और नमक और निशान जिसकी हम बात करते हैं, वो कितनी अहमियत रखती है सर? बहुत अहमियत रखती है गुरु जी। फौज लड़ती इसके लिए। मतलब हम भी इसके लिए लड़े थे कि हमने भी नाम कमाना, क्योंकि हमारी पलटन का पहले कुछ ऐसे एक्सीडेंट थे जो शायद आपने सुने होंगे। हम्म, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे सेंटर में, तो हमारे को मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा, किस यूनिट में जा रहे हो। तो मुझे तो सेंटर से ही चिढ़ थी कि मैं जो हम पलटन का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर में गलत बोला जाता था। तो जब भी मैंने ट्रेनिंग की है, मैंने जब भी ट्रेनिंग की है इतनी हार्ड की है, चाहे थक जाऊं, मैं ट्रेनिंग में मर जाऊं, पर मैं ट्रेनिंग ऐसी करूंगा कि जिंदगी भर याद रखूंगा। और मेरे को एक उस्ताद ने बोल दिया, वो मुसलमान था, वो बोला तू एक पहला सोल्जर देखा जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है, और तू बोला कुछ ना नाम कमाएगा कुछ ना कुछ जाके पलटन में। तो आज मुझे उसकी याद आती है भी, नहीं यार उसने सही बोला था मेरे लिए। जब ये सेना मेडल मिला था आपको, मतलब से आपने मेरे को एक बार बताया था कि अवार्ड क्या है आपको पता नहीं थे जब युद्ध में गए थे, मैं और जब ये सेना मेडल मिला और घर में सर माँ बाप कितने खुश थे, आपके भाई बहन और आप खुद, मतलब कैसा महसूस हो रहा था सर उस टाइम जब ये सेना मेडल आपको दिया गया था कारगिल के वीर तक? मेडल के बारे में तो मुझे नहीं पता, जैसे लड़ाई खत्म हुई तो मतलब लड़ाई खत्म हुई तो सभी छुट्टी आ रहे थे घर में, अपने अपने छुट्टी में। मैंने भी छुट्टी जाना, मैं क्योंकि मैं सैलरी मेरी जेब में थी। हाँ हाँ। मैंने भी छुट्टी जाना, तो फिर मेरे एक हौलदार ने फिर मुझे रोक लिया। हम्म। बोला नहीं तू नहीं जाएगा भी, क्योंकि अब मैंने नहीं आता, मैं क्या लड़ूं, किससे लड़ूं। हम्म। बट ये रात रात को कुछ वैकेंसी बढ़ गई, तो सीनियर जैसे था हमारा मलाप सिंह, अच्छा। हम्म। रात को मैं थोड़ा बीमार हो गया था, उधर जैसे कैंप में आए थे नीचे हम घूम रहे, मैं तो मैं बीमार भी हो गया था। हम्म। तो मैंने उनको बताया, मैंने साहब ऐसे ऐसे बीमार हूँ, तो जाने दो छुट्टी मेरे को। हम्म। फिर वो रात को फिर मैं छुट्टी आ गया, तो मेडल मुडल का तो पता नहीं था कि मेडल भी मिलते हैं। हम्म बट ये है कि बत्रा साहब ने हमारी इंटरव्यू करा दी, जो सीसा सो जब 5140 अटैक किया था हमने। हम्म। तो हम मेरे को तो मतलब नहीं था कि क्या मेडल, ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैं तो छुट्टी आ गया। पहले बीमार था, छुट्टी आया, तो जैसे हो ना 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से 10-15 दिन पहले नाम लॉन्च होते हैं, और जैसे हम्म। हमारे पटना लखनऊ में चलेगी, तो मेरे को फिर बाद में फोन किया कि आपका नाम है सेना मेडल के लिए, आप वापस आ जाओ। तो मैं बोला सेना मेडल तो सबको बताया मैंने यार, घर में बता दिया मैंने सेना मेडल मिला मुझे। तो सर अभी मतलब आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे सर? जो मतलब जो आज के जो यूथ है 18-19 साल के बच्चे, क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको तो मैं मैसेज यही दूंगा कि देश के लिए जियो और फिट रहो, हम्म। क्योंकि युवा आजकल नशे में बहुत घूम गया है। हम्म। अगर युवाओं ने कुछ करना है देश के लिए, तो फिर फिट रहना पड़ेगा और देश के लिए जीना पड़ेगा, सही है। तभी देश बचेगा, नहीं तो
बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, बहुत ही अच्छा मैसेज है, मतलब इतने शॉर्ट में आपने समझा दिया है कि फिट रहो और देश की सेवा करो। जी। तो धन्यवाद सर आपके समय के लिए। आगे भी हम आशा करते हैं कि आने वाले साल जो भी है आपसे कारगिल की बात करेंगे, और जो बाकी जो नागालैंड की और जो आपके अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं और यूनिफॉर्म में, वर्दी में, उसके बारे में भी बात करेंगे सर। जय हिंद। जय हिंद।